कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। धरती पर जोड़ियों का मिलना तो महज एक संयोग है और इसी तरह के अनेक संयोगों पर ही तो पूरा जीवन निर्भर करता है। इंसान का सोचा हुआ कहां कुछ हो पाता है। कहां तो अधीश जल्दी से जल्दी अमृत से विवाह की सुखद कल्पना में डूबा हुआ था और अब उसकी होने वाली दुल्हन अचेत पड़ी हुई थी। क्या अधीश की प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाएगी? क्या अब अधीश का विवाह माधवी से ही होगा? माधवी के स्वस्थ होने की खुशी सभी ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि अमृत के बेहोश होने से सभी फिर दुखी हो गए। अधीश को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस अमृत को पुकारे जा रहा था। तांत्रिक चंडी प्रसाद ने अमृत की नाड़ी देखी, फिर अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर एक औषधि बनाई और अमृत को पिला दी। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे वापस छोड़ आइए। तांत्रिक चंडी प्रसाद बोले। श्रीमान, आप अभी जा रहे हैं? अमृत का इलाज कैसे होगा? विश्वा ने घबराकर कहा। यह उसने खुद चुना है। मैं जो काम करने आया था वो पूरा हुआ, कहकर वे तेजी से बाहर निकल गए। विश्वा ने मधुप को ही उन्हें वापस पहुंचाने के लिए भेज दिया। अब तक माधवी को पूरी तरह होश आ चुका था। उसे जब सारी बात पता चली तो किसी अपराधी की तरह चुपचाप अमृत के सिरहाने जाकर बैठ गई। दीदी, आंखें खोलिए, फिर विवाह की तैयारी भी तो करनी है। कुछ देर बाद माधवी अमृत के कान में धीरे से बोली और आश्चर्य, कुछ ही पल बीते होंगे कि अमृत की चेतना लौट आई। माधवी के साथ हुई दुर्घटना के लिए शायद वो खुद को दोषी समझ रही थी और माधवी का मधुर स्वर सुनते ही उसका भरोसा भी लौट आया। अमृत ने आंखें खोल दी। अधीश उसके पास बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अमृत का हाथ थाम रखा था। होश आते ही अमृत ने चारों तरफ देखा, सब उसी को देख रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ अधीश के हाथ में से खींच लिया और उठकर बैठ गई। माधवी के माता पिता ने उसे गले लगा लिया और उसके ऊपर आशीर्वाद बरसाने लगे। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया है। हम तो चंडी प्रसाद जी को ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाए। अधीश, आज तुम खुद जाकर उन्हें सबकी ओर से धन्यवाद कहना। विश्वा ने कहा। जी पिताजी, मैं दोपहर में ही वहां चला जाऊंगा। अधीश ने कहा। हाँ, अब सभी लोग आराम करो, फिर शादी की तैयारियां भी करनी है। विश्वा ने कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। मुझे आपसे कुछ कहना है, अमृत ने विश्वा की ओर देखते हुए कहा। बोलो बेटी, विश्वा ने कहा। मैं चाहती हूं अधीश का विवाह माधवी से ही हो, अमृत ने धीरे से कहा तो सब चकित होकर उसे देखने लगे। लेकिन विश्वा कुछ कहने ही वाले थे कि माधव देव बोल पड़े। माधवी और अमृत दोनों ही मेरी बिटियां हैं। अब तो दोनों के प्राण भी एक हैं। विवाह होगा तो दोनों का एक साथ ही होगा, यही मेरा अंतिम निर्णय है, माधव देव ने कहा। सभी ने उनका फैसला एक मत से स्वीकार कर लिया। अमृत की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन माधवी चुपचाप बैठी थी। माधवी बेटी, क्या तुम इस फैसले से सहमत नहीं हो? विश्वा ने माधवी को इस तरह चुपचाप बैठे देखा तो पूछ लिया। मैं अधीश से एकांत में बात करना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा तो सब फिर चौंक उठे। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, विश्वा ने कहा और सब उठकर कमरे से बाहर चले गए। अब केवल अधीश और माधवी ही कमरे में थे। माधवी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मेरा आपके साथ विवाह तय हुआ था, मैं कुल 10 साल की थी। तभी से मैंने विवाह के सपने सजाने शुरू कर दिए थे। मेरी हर सांस के साथ आपका नाम आता जाता था। मुझे नहीं पता इसे ही प्रेम कहते हैं या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैंने हर पल सिर्फ आपके बारे में ही सोचा है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप अमृत से प्रेम करते हैं। अब जब थोड़ी बुद्धि आ गई है तो मैं समझ चुकी हूं कि विवाह कोई खेल या समझौता नहीं है, यह तो मन का मिलन है। जब तक आपके मन नहीं मिलते तब तक विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आप मुझसे विवाह करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप कहें तो मैं अपने पिताजी से मना कर दूंगी। देखो माधवी, अब अधीश बोला। अधीश के मुंह से उसने अपना नाम सुना तो माधवी के हृदय में एक कांच सा गड़ गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और नजरें उठाकर अधीश की ओर देखा। देखो माधवी, मेरी स्मृति को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन सच यही है कि हमारा विवाह होना पहले से तय है। तुमसे कभी मैं बात नहीं कर सका,
नहीं, मैंने कभी तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नकारा भी नहीं। सदा से ही मेरे मन में तुम्हारी छवि मेरी होने वाली पत्नी के रूप में ही है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह और सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। तुम्हारी देखभाल और सुरक्षा हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगी। अधीश ने माधवी को आश्वासन दिया। लेकिन अमृत दीदी, माधवी के मन में अब भी आशंका थी। अमृत तुम्हें अपनी बहन से बढ़कर समझती है। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधीश ने माधवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। उसके एक स्पर्श से माधवी के मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। अमृत और माधवी दोनों ही अब खुश थीं। देवयानी के पास तो जैसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। आखिर विवाह का शुभ दिन भी आ गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहां विश्वा के मित्र और संबंधी तो अधिक थे नहीं, लेकिन फिर भी काफी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। सामंत और उनका परिवार सबसे पहले आ चुके थे। उनके अलावा प्रकाश नगर के सभी भूस्वामी और अधिकारी भी थे। आचार्य कश्यप को लेने अधीश खुद गया था। खुशी खुशी विवाह संपन्न भी हो गया और समारोह 7 दिन तक चला। अधीश की शादी हुए लगभग 1 साल बीत गया। अमृत ने एक बेटी और माधवी ने एक बेटे को जन्म दिया। अधीश ने जब पहली बार अपने बच्चों को गोद में उठाया तो उसे लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई थी। पिताजी, आपने क्या नाम सोचे बच्चों के? नामकरण संस्कार भी तो करना है। उत्सव होगा ना? देवयानी ने विश्वा से पूछा। ये तो तुम ही तय करोगी। बच्चों की बुआ का अधिकार होता है नाम रखना। विश्वा ने हंसकर कहा। मैंने सोचा है ये जो गुड़िया है सबके हृदय पे शासन करती है। इसका नाम रखूंगी मल्लिका और नीली आंखों वाले मेरे इस प्यारे भतीजे का नाम नील माधव। देवयानी ने कहा। ये नाम तो बहुत सुंदर सोचे हैं तुमने, लेकिन मैं सोचता हूं कि इनके सौभाग्य से ही अधीश को इंद्रनगर प्राप्त हुआ है। इसलिए बालक का नाम होना चाहिए इंद्रनील और गुड़िया का नाम इंद्रमल्लिका। दोनों बच्चे 3-4 महीने के हो गए थे। एक दिन अधीश ने विश्वा के पास जाकर कहा, पिताजी, मुझे लगता है अब सही समय है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूं। ठीक है बेटे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं सभी को लेकर इंद्रनगर चला जाऊंगा। विश्वा ने अधीश को आज्ञा दे दी। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब अधीश को अपने परिवार को छोड़कर एक लंबे समय के लिए जाना था। अमृत, तुम बड़ी हो। माधवी का और बच्चों का ध्यान रखना। मैं जल्दी से जल्दी अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने का प्रयास करूंगा। अधीश ने अमृत से कहा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सबका ध्यान रखूंगी। अमृत ने अधीश को भरोसा दिलाया। इसके बाद अधीश आचार्य कश्यप से आशीर्वाद लेने उनके घर गया। आचार्य, मैं मंदार के लिए निकल रहा हूं। जब मैं ना रहूं तो कृपया मेरे परिवार का ध्यान रखना। अधीश ने हाथ जोड़कर कहा। तुम आराम से जाओ बेटे। मैं जब तक यहां हूं तुम्हारे परिवार की ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, आचार्य कश्यप ने कहा। अधीश ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्नति करना मेरे बच्चे, और आचार्य का नाम रोशन करना। आचार्य ने अधीश के सर पर हाथ रखकर कहा। जिस दिन अधीश को जाना था, खुद सामंत और उनका पूरा परिवार उसे विदा देने आया। अधीश, किसी भी बात की चिंता मत करना। तुम्हारे परिवार का ध्यान मैं रखूंगा, और वहां किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे संदेश भेज देना, सामंत ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सामंत रणधीर, मैं आपका आभारी रहूंगा, अधीश बोला। अधीश को मंदार में प्रवेश मिल गया। ये सुनकर सामंत रणधीर बहुत अधिक खुश थे। उनका मानना था अब उनके नगर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो जाएगी। मधुप को लेकर अधीश मंदार के लिए निकल पड़ा। मंदार वैसे तो प्रकाश नगर के पास ही था, लेकिन चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां आने जाने का रास्ता बहुत कठिन था। अधीश को चलते चलते 2 दिन और 2 रातें बीत चुकी थी। अभी तक वो मंदार के मुख्य रास्ते पर नहीं पहुंचा था। मधुप, कुछ देर के लिए यहां ठहर जाते हैं, घोड़े भी आराम कर लेंगे, अधीश ने कहा। ठीक है भैया जी, मधुप ने कहा और गाड़ी रोक दी। एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां एक और घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में चालक के अलावा 2 और लोग थे, एक युवक और एक युवती। अधीश को ठहरा हुआ देखकर वे दोनों भी वहीं रुक गए। क्या आप भी मंदार की ओर जा रहे हैं?
युवती ने पूछा। जी, अधीश ने बस इतना ही कहा। उसे अजनबी लोगों से बातचीत करना कभी भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं, युवक ने कहा। मेरा नाम रागिनी है और ये मेरा भाई विराग, युवती ने अपना परिचय दिया। फिर वे तीनों काफी देर तक बात करते रहे। ज्यादातर बातें तो रागिनी ने ही की थी। अधीश वैसे भी कम बात करता था। थोड़ी देर बाद युवक बोला, अब हमें चलना चाहिए। बिल्कुल, यदि अभी निकले तो शायद कल सुबह तक हम मंदार पहुंच जाएंगे, अधीश ने कहा। फिर वे सब मंदार के रास्ते पर चल पड़े। रात गहरा गई। जंगल में ठंड और अंधेरा दोनों बढ़ गए थे। पर्वत पर जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे थे, कहीं कहीं बर्फ भी जमी हुई थी। तभी एक आवाज सुनाई दी। घोड़े जोर से हिनहिना कर रुक गए। भूम 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 जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उनकी ओर बढ़ रहा था। मैंने सुना है इस जंगल में भयंकर जंगली जीव हैं, रागिनी घबरा कर बोली। घबराओ मत, मैं पिताजी की चंद्रहास तलवार ले आया हूं, विराग ने कहा और अपनी तलवार पर हाथ फिराया। अधीश भैया, इस जंगल में हिम भेड़िए भी पाए जाते हैं, मधुप ने कहा। हिम भेड़िए? रागिनी और विराग एक साथ बोले। उनकी आवाज से ही उनके डर का पता चल रहा था। क्या हिम भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं? अधीश ने पूछा। उसने तो ये नाम पहली बार सुना था। बहुत बहुत खतरनाक। ये साधारण भेड़ियों से आकार में कई गुना बड़े होते हैं और मनुष्यों को सूंघ लेते हैं, विराग बोला। बड़े बड़े जानवरों को कच्चा चबा जाते हैं, रागिनी ने कहा। तुम दोनों ने बचपन में किस्से कहानियां अधिक सुने हैं लगता है, अधीश हंसते हुए बोला। रागिनी और विराग ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी उस जानवर की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। भैया, हमें और अधिक नहीं रुकना चाहिए, मधुप बोला। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, अधीश ने कहा तो मधुप ने घोड़ों को जोर से चाबुक मारा। गाड़ी एक बार फिर दौड़ने लगी। विराग और रागिनी की बग्गी भी पीछे ही थी। अधीश ने अमृत की दी हुई अंगूठी पोटली से निकाली। आज वो और दिनों के मुकाबले अधिक चमक रही थी। वो अंगूठी ही अधीश का दिशा सूचक थी। अंगूठी के छल्ले में जिस ओर अधिक चमक होती, अधीश उसी दिशा में चलने का आदेश मधुप को देता। बाईं तरफ चलो मधुप, अधीश ने कहा। अभी मधुप कुछ कहने ही वाला था कि घोड़े एक बार फिर अड़ गए। विराग की बग्गी भी साथ ही आकर रुकी। भूम भूम भूम, अब की बार आवाज बहुत तेज और साफ सुनाई दे रही थी। रागिनी डर के मारे सिकुड़ कर बैठ गई। अधीश ने बग्गी के बाहर झांका। उसकी आंखें आम लोगों से बहुत तेज थी और अंधेरे में भी दूर तक दिखाई देता था। अधीश को काफी दूर पर दो लाल लाल बत्तियां सी जलती हुई दिखाई दी। मधुप, कुछ लाल लाल सा दिखाई दे रहा है, अधीश ने कहा। हिम भेड़िए की आंखें, विराग बोला। घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं भैया जी, मधुप बोला। वो खुद भी बहुत डर गया था। मुझे घर की याद आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, रागिनी रोते हुए बोली। अब अधीश को भी डर लग रहा था। मधुप, तुम रागिनी को अपनी बग्गी में बिठाकर दूसरी दिशा में लेकर जाओ, मैं और विराग उसका ध्यान भटकाते हैं, अधीश ने कहा और गाड़ी से बाहर आ गया। ठीक है भैया जी, अधीश ने कहा और गाड़ी मोड़ने लगा। लेकिन इससे पहले अधीश कोई योजना बना पाता, एक भयानक जीव धम धम कर चलता हुआ उनके बिल्कुल पास आ पहुंचा। वो किसी छोटे हाथी की तरह विशाल था और उसका रंग बिल्कुल काला, अंधेरे की तरह काला। उसकी लाल लाल आंखों में जलती मशालों जैसी ज्वाला थी। उसे देखकर रागिनी और विराग का गला सूख गया। घोड़े घबरा कर इधर उधर भागने लगे। अधीश ने उस जानवर को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने उसके परिवारजनों के चेहरे घूम गए। उसके वृद्ध पिता, उसके छोटे छोटे बच्चे, एक जानवर उनकी तरफ बढ़ता ही चला आ रहा था। क्या ये भयानक हिम भेड़िया वास्तव में बहुत खतरनाक है? क्या बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाला अधीश इस जानवर से डर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।